मुंह जोड़ के बैठे जजीरे हैं, कहते हैं जमीनों से। हम लहरें बिछाए बैठे हैं बरसों से, महीनों से। एक बार तो आओ तैर के तुम, हम साहिल रखते हैं। लहरों की तरह बह जाते हो, उतरो तो सफीनों से। अंडमान की पूर्वी दिशा की जानिब पड़ा हुआ ये छोटा सा द्वीप सदियों तक गुमनाम रहा। कहीं कोई जिक्र नहीं। सन 1016 ईस्वी में एक बार फिर इन द्वीपों का जिक्र मिलता है राजा राजेंद्र चोला दी सेकंड उनके दस्तावेज में। उसके बाद भी वक्तन फवक्तन कहीं कहीं पुर्तगाली, डच, चीनी, फ्रांसीसी और डैनिश यात्रियों ने इन जजीरों का जिक्र किया है। उनके मुताबिक अंडमान में कदीम युगों के यानी प्राचीन काल में निग्रितो नस्ल के लोग रहते थे। खतरनाक भी थे और खूंखार भी। और निकोबार के जजीरों पर मंगोल कबीलों के लोग बसे हुए थे। सन 1788 था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के एक लेफ्टिनेंट आर्चीबाल्ड ब्लेयर थे, हाइड्रोग्राफर, और एक कर्नल कोलब्रुक थे, सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। पुरानी अंडमान जबान में इसका नाम चोंगे की बूंद था, लेकिन 18वीं सदी में एक ब्रिटिश मैरीन सर्वेयर डैनियल रॉस के नाम पर इसका नाम रॉस आइलैंड रख दिया गया। और रॉस आइलैंड पर एक छोटी सी इमारत बनाई गई जो इलाकाई यानी लोकल अस्पताल के तौर पर इस्तेमाल हुई। और 3 बरस के अंदर अंदर पोर्ट कार्नवालिस वीरान हो गया। रॉस आइलैंड दूर बैठा चुपचाप देखता रहा और इतिहास दर्ज करता रहा। अंडमान के बसने की उम्मीद एक बार फिर कश्तियों, जहाजों और डोंगियों में बहते बहते दूर हो गई। सिर्फ एक सन्नाटा रह गया और पथराई हुई एक खामोश इमारत। हवा सांस रोके वक्त के लौटने का इंतजार करने लगी। हिंदुस्तानियों का नारा था, लेकिन उनके सामने रहनुमाई के लिए ना कोई नीति थी, ना नेता था, न बादशाह था। हिंदुस्तान का आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर भी अंग्रेजों के हाथों गिरफ्तार हो गया। आजादी की पहली कोशिश अपनी जंग हार गई और बेशुमार क्रांतिकारों के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन उन क्रांति सैनियों को कहां रखते? हिंदुस्तान के पहले वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग ने एक कमेटी तैयार की। इन कैदियों की तो हम ऐसी खौफनाक मिसाल बनाएंगे कि आइंदा ये लोग बगावत का सपना भी देखने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन माय लॉर्ड, इतने सारे कैदियों को पीनल कॉलोनी प्लेफेयर। इन मुजरिमों के लिए हम एक पीनल कॉलोनी बसाएंगे, मूल भूमि से बहुत दूर, जहां ये दूसरे हिंदुस्तानियों को बगावत के सपने न दिखा सके, जहां हम इन्हें इनके जुनून के साथ दफन कर सके। देन माय लॉर्ड,
अंडमान ऐसी पीनल कॉलोनी के लिए बिल्कुल सही रहेगा। इन दूर दराज के द्वीपों से भाग निकलना नामुमकिन है, और अगर भागे भी तो वहां के खूनखार आदिवासियों का शिकार बन जाएंगे। एक्सलेंट। अंडमान ठीक रहेगा। मुझे जल्द से जल्द रिपोर्ट चाहिए, प्लेफेयर। यस माय लॉर्ड। और इस तरह वक्त दोबारा रॉस आइलैंड पर लौटा, हारा हुआ, चोट खाया हुआ, और हिंदुस्तानी कैदियों के लिए काला पानी कहलाया। और हिंदुस्तान से इतना दूर था कि ना कोई पहुंच सके और ना किसी की आवाज सुनाई दे। आजादी के आंदोलन की भी नहीं। 8 दिसंबर 1857 इन जजीरों का जायजा लिया गया। 15 जनवरी 1858 अंग्रेजी सरकार को रिपोर्ट पेश की गई, और 22 जनवरी अंग्रेजों का यूनियन जैक लहराया गया, और यूं अंडमान पर अंग्रेजों की हुकूमत कायम हो गई। दो 200 क्रांतिकारियों को कैदी बनाकर आगरा के एक तजर्बाकार जेलर डॉक्टर जेम्स पैटिसन वॉकर सेमिरामिस नामी जहाज पर अंडमान के लिए रवाना हुए, और 10 मार्च 1858 चाथम आइलैंड पर आकर लंगर डाला। दस मार्च का दिन आज भी अंडमान सेटलमेंट डे के नाम से याद किया जाता है। एक रात कौन है वहाँ? कौन है? गार्ड्स! जी जनाब। वहाँ कोई है? Go look! जी जनाब। जंगल इतने घने हो गए थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन को छू पाती थी। अंग्रेजी सिपाहियों ने हिंदुस्तानी कैदियों से काम करवाना शुरू किया और रॉस के जंगलों की छटाई शुरू कर दी। वही हाथ जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बंदूकें और कलम उठाई थी, अब उन्हीं के कोड़ों के नीचे कुल्हाड़ियां चला रहे थे, पेड़ों की जड़ें काट रहे थे। आजादी की जंग अब गुलामी की कैद बन चुकी थी। जिंदगी मौत से कम नहीं थी, लेकिन जिसने भागने की कोशिश की उसे मार दिया गया या मौत की सजा सुना दी गई, जैसा कि कैदी नंबर 61 नारायण के साथ हुआ। हर तरफ मौत ही का मंजर था। कौन है ये? निरंजन सिंह साहब। इसको नीचे उतारो। कैदी नंबर 46 निरंजन सिंह ने मरने या मारे जाने से पहले खुदकुशी कर ली। ये ठीक नहीं हुआ। बेचारा तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाया। हम भी मर जाएंगे इसी तरह, निरंजन की तरह। नहीं, मैं नहीं मरूंगा। हम नहीं मरेंगे। हिम्मत मत हारो। भूल गए शपथ ली थी हमने अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने की। ये भी तो एक तरह की लड़ाई है, आजादी की। तुम ठीक कह रहे हो। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। 18 मार्च 1858 कैदियों का एक दल अपनी ही बनाई हुई कश्ती में फरार हो गया। फिर 23 मार्च को 11 और 23 अप्रैल को 91 कैदी समंदर के रास्ते से फरार हो गए। ये सिलसिला जारी रहा। अरे मशाल बुझा दो, कोई देख लेगा। धीरे से उतारो बेड़े को। रुको! जल्दी जल्दी रुक जाओ, मैं तो गोली चला दूंगा। जल्दी करो। तजर्बाकार जेलर डॉक्टर वॉकर ने कई फरार कैदियों को फिर से पकड़ लिया और चाथम आइलैंड पर ले जाकर एक ही दिन में 86 आदमियों को मौत के घाट उतार दिया।
वक्त आखिर बस गया रॉस आइलैंड पर। अंग्रेजों ने उसे एक खूबसूरत कस्बा बना दिया, अ स्मॉल ब्यूटीफुल टाउनशिप। पीने के पानी का मसला था, चट्टानें खोद कर 6 कुएं तैयार कर दिए। एक बिजली घर बनवा दिया जिससे अंग्रेजों के घर दफ्तर रोशन हो गए। ऑफिसर्स क्लब के पास ही एक बेकरी थी जहां बेहतरीन बेड और केक बनते थे। वो इमारत आपके सामने रोशन है, वो देखिए। वो 19वीं सदी की निशानी है, अंग्रेजों की बनाई हुई है। सुपरिटेंडेंट हॉटन ही के दौर में रॉस पर तालीम का दौर भी शुरू हुआ। फारसी वो जानते थे और एस्ट्रोनॉमी यानी इल्म नजूम पर एक किताब लिख चुके थे। चाहते थे किसी उस्ताद से इस्लाह करा लें, और उसके लिए वहीं एक आज़ादी के सैनिक मिल गए, मौलाना फजल हक खैराबादी। और इस तरह रॉस आइलैंड पर पहला स्कूल खुला जिसके पहले उस्ताद मौलाना फजल हक खैराबादी हुए और पहले शागिर्द कर्नल हॉटन थे। 19वीं सदी के आखिर की तरफ सन 1863 में एक सुपरिटेंडेंट की पत्नी मिसेस हैरियट टाइटलर ने ईसाइयों के लिए एक चर्च की बुनियाद रखी। देखते देखते ही वहां 2 गिरजाघर खड़े हो गए, एक चर्च ऑफ इंग्लैंड के तहत और दूसरा कैथोलिक चर्च। चर्च पर एक घंटा घर खड़ा कर दिया गया जिसके घंटे की आवाज लंदन के बिग बेन से मिलती थी। अंग्रेजों के लिए वो उनके वतन की याद दिलाता था। शनीचर की रात जश्न की रात हुआ करती थी। Gary, उस गारी को ढूंढ के लाओ। गारी, गारी। और इस जजीरे पर सबसे अहम शख्स जो था उसका नाम गौरी था और वो यहाँ के बिजली घर का इंचार्ज था। अभी हो जाएगा साहब। एक और रस्म भी थी। हर रोज दोपहर को 12 तोपें छोड़ी जाती थीं, ठीक 12 बजे, जिसकी गूंज पोर्ट ब्लेयर तक सुनाई देती थी। एक डाकघर भी था और डाकघर में टेलीफोन भी लगा हुआ था। हर हफ्ते जब जहाज से अंग्रेजों की डाक आती थी तो डाकिये का फर्ज होता था कि वो फोन से उन अफसरों को इत्तला करे। अयो, अब शुरू हो जाएगा। हेलो, स्वामी स्पीकिंग। डाक अभी अभी पहुंचा है सर, जरा बांझने का समय दे दीजिए। हेलो, स्वामी हियर। Hey स्वामी, ऑफिसर स्टुअर्ट बोल रहा हूँ। क्या मेरी चिट्ठी आई? आई एम सॉरी सर, आज आपकी कोई चिट्ठी नहीं है। क्यों स्वामी, क्यों? ये मैं कैसे बता सकता हूँ सर। Come on. क्यों स्वामी, क्यों? मुझसे पूछ के क्या होगा? लंदन में अपनी पत्नी को पूछो ना। हेलो, गुड आफ्टरनून विलियम सर, मैं स्वामी। आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है सर कि आज आपके लिए 2 चिट्ठियां हैं। Jolly good. I'm so happy, स्वामी। थैंक यू सर। Hey स्वामी, क्या तुम्हें भी कभी कोई चिट्ठी आती है? नहीं सर, उसके लिए तो मुझे खुद अपने नाम पर चिट्ठी लिखनी होगी। Very good. 1872 में एक बार हिंदुस्तान के वायसरॉय लॉर्ड म्यो अंडमान के दौरे पर आए। वायसरॉय का स्वागत 21 तोपों की सलामी से किया गया। Company, right turn. तोपों की ये गूंज शेर अली नामी एक पठान कैदी ने भी सुनी, जो किसी जमाने में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की घुड़सवार पुलिस का सिपाही था। वो सिपाही था, जानता था 21 तोपों की सलामी किसी अंग्रेज वायसरॉय के लिए ही हो सकती है।
आजादी की तहरीक 19वीं सदी से मुड़कर 20वीं सदी में दाखिल हो गई। 1930 की दिहाई तक आते आते एक मंदिर का निर्माण भी हो गया जिसमें गणेश की मूर्ति रखी गई। गणेश पूजा बड़ी धूमधाम से शुरू हुई जिसमें हर मजहब का हिंदुस्तानी शामिल होता था। उसके बाद एक मस्जिद ज़हूर में आई। सच तो यह है कि 19वीं सदी ने जब करवट ली तो हिंदुस्तान पर अंग्रेजों की गिरफ्त कुछ कुछ ढीली होने लगी। हालांकि हुकूमत करने का नशा उनके दिमाग से उतरा नहीं था, लेकिन हिंदुस्तान में बसे रहने के लिए उन्हें हिंदुस्तानियों की तरफ अपना बर्ताव भी कुछ कुछ बदलना पड़ा। पहली जंग अजीम वर्ल्ड वॉर 1 जब उनके सर से गुजरी तो उनके नजरिए भी बदले। हिंदुस्तान उनकी जरूरत बन गया। (1939) में 1939 एक और आलमगीर जंग शुरू हो गई, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इस जंग ने तकरीबन पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ बर्तानिया और फ्रांस और सब मिलकर अलाइड फोर्सेस जमा हो गईं। दूसरी तरफ जर्मनी था, यूरोप के कुछ छोटे छोटे मुल्क और दूर एक जापान का मुल्क साथ हो गए। एक और हादसा हुआ सन 1941 26 जून और 5:21 पर। एक बहुत बड़े जल्जले ने रॉस आइलैंड को बीचों बीच ऐसे तोड़ा कि वो दो हिस्सों में कट गया। एक दरार पड़ गई, रॉस पर रहना नामुमकिन हो गया। ज्यादातर इमारतें जमींदोज हो गईं। रॉस पूरी तरह से खाली होने लगा, जैसे पन्ने से शब्द उड़ने लगते हैं। वक्त उठकर जा रहा था। अचानक ही जापान की इंपीरियल आर्मी ने अंडमान पर एक भरपूर हमला किया और अंग्रेजों को वहां से मार भगाया। सारे द्वीपों पर कब्जा कर लिया। जापानियों ने वहां की पुलिस बैरक्स पर भी कब्जा कर लिया और जैसे ही वहां के तार घर की तरफ बढ़े, कुछ एंग्लो इंडियन कर्मचारियों ने बम से तार घर उड़ा दिया। अंग्रेजों के चीफ कमिश्नर C.S. वॉटरफॉल ने अपने हथियार डाल दिए और दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस जापानियों के साथ मिलकर हिंदुस्तान को आज़ाद कराने की कोशिश कर रहे थे। अपनी तकरीरों में हिंदुस्तानियों को आज़ादी की उम्मीद दिलाई और पहली बार इस जजीरे पर हिंदुस्तान का तिरंगा लहराया गया। 15 अगस्त सन 1947 का दिन भी बहुत करीब था। मुंह जोड़ के बैठे जजीरे हैं, कहते हैं जमीनों से, हम लहरें बिछाए बैठे हैं बरसों से महीनों से। एक बार तो आओ तैर के तुम, हम साहिल रखते हैं, लहरों की तरह बह जाते हो, उतरो तो सफीनों से। हर रोज उठाते हैं किरणें और रंग बिखराते हैं सातों रंग मुट्ठी में मगर बस 3 लहराते हैं, सत्यमेव विजयते, सत्यमेव विजयते। जयते 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 जयते। मुंह जोड़ के बैठे जजीरे हैं, जयते
मुंह जोड़ के बैठे जजीरे हैं, कहते हैं जमीनों से। मुंह जोड़ के बैठे जजीरे हैं, कहते हैं जमीनों से। हम लहरें बिछाए बैठे हैं सालों से महीनों से, सालों से महीनों से। जयते जयते सत्यमेव जयते, जयते जयते सत्यमेव जयते, जयते 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 सत्यमेव जयते, जयते 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 सत्यमेव जयते। के तुम हम साहिल रखते हैं, हम साहिल रखते हैं। लहरों की तरह बह जाते हो, लहरों की तरह बह जाते हो। उतरो तो सफीनों से, उतरो तो सफीनों से। हर रोज उठाते हैं किरणें और रंग बिखराते हैं, और रंग बिखराते हैं। है सातों रंग मुट्ठी में मगर